आज के इस कार्यक्रम में आप देख रहे हैं प्रस्तुति है, श्लोकोच्चारण, व्याख्यान गोष्ठी है, नाट्यका मंचन है। इतने कार्यक्रम आज इसी परिसर में, इस सभागार में होंगे। आपको यह भी गत वर्ष भी यह आयोजन हुआ था और इस वर्ष भी यह आयोजन सभी जनपदों में 16 तारीख से और यह निरंतर चलता रहेगा। 10 सितंबर तक संस्कृत प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन MA तक के बच्चे, चाहे वो किसी भी विषय के छात्र हों, संस्कृत के हों, और दूसरा है स्नातक और स्नातकोत्तर अथवा संघर्ष प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही हैं। और स्नातक और स्नातकोत्तर के लिए कुल 3 प्रतियोगिताएं इसमें आयोजित हो रही हैं। छात्रों के लिए श्लोकांत्याक्षरी प्रतियोगिता, जो निर्णायक से पीछे के पंक्ति में बैठे हैं, आपके गुरुजी लोग आगे बैठे हैं, या एक और बहुत सारे काव्य ग्रंथ लगे होते हैं, उन ग्रंथों को चूंकि इस प्रतियोगिता का आयोजन करा है, इसीलिए यहाँ के जनपद का आयोजन स्थगित रखा गया है। यह एकेडमिक कार्यक्रम हम लोग तो करते ही हैं, लेकिन अच्छा भुगतान कराया गया। अधिकांश बच्चे शहर के इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, या यदि दूर एरिया में मोहनलालगंज या गोसाईगंज तरफ कोई मांग करेगा जिले में, तो यहाँ के लोग वहाँ जाने में असुविधा बच्चों को होते होते 3 प्रतियोगिता के लिए इनरोलमेंट पंजीकरण बंद रखा गया था लखनऊ जनपद। लेकिन काफ़ी बच्चों ने जो पीछे साल आए थे और तमाम तरह से हम लोग जो सुनो कि संस्कृत बोर्ड के बच्चे ये तो उपयुक्त प्रतियोगिता है, लेकिन यदि कोई CBSE बोर्ड का बच्चा होता है तो हम लोगों को लगता है कि ये भ्रमित होकर के गलत प्रतियोगिता का चयन करके घर पर। ठीक है, देखा पहले पीछे देखो तभी ने खींचा नहीं था। मंच पर आसीन होने के लिए हमारे बीच में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लखनऊ परिसर के प्रोफेसर धनीन्द्र झा जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आग्रह करूँगा कृपया मंचासीन होने का कष्ट करेंगे। प्रोफेसर धनीन्द्र झा जी केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के डॉक्टर शिवानंद मिश्र जी कृपया मंच पर पधारने का कष्ट करेंगे। संस्कृत प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का संयोजन करने के लिए विद्वान निर्णायक यहाँ उपस्थित हैं। ऋचा जोशी जी, मंतसा जहां, मांडवी जी, मयंक जी, चंदन जी और प्रेरिका अग्रवाल जी, आप सभी लोगों का स्वागत है। कृपया मंच पर पधारिए। वाग्देव्याः सरस्वत्याः प्रतिमोपरि माल्यार्पणेन
दीपप्रज्वालनेन च कार्यक्रमस्य शुभारम्भः भवतु इति मान्यान् अतिथिवर्यान् सादरं प्रार्थये। मान्याः अतिथयः मञ्चस्थाः अतिथयः सादरं प्रार्थ्यते यत् दीपप्रज्वालनेन शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योति नमस्तुते। दीपज्योति परं ब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दन दीपो हर्तु मे पापं संध्यादीपं नमोस्तुते। हेलो वो बता दो। देखिएगा Kripa
लखनऊनगरे एते वेदपाठिनः संस्कृतशिक्षाध्यायिनः वसन्ति। शिवप्रसाद संस्कृत महाविद्यालयस्य एते छात्राः आसन्। वेदपाठप्रस्तुतिं कृतवन्तः। एतदनन्तरं लौकिकं मङ्गलाचरणं कर्तुम् अहं क्षमां श्रीवास्तवमहोदयां प्रार्थये, कृपया आगत्य अत्र लौकिकं मङ्गलाचरणं करोतु। धन्यवाद। वैदिक मंगलाचरण, लौकिक मंगलाचरण, वेदपाठ प्रस्तुति के अनंतर अब क्रम आता है श्लोकोच्चारण का। हमारे बीच में एक और विद्यालय जो संस्कृत विद्यालय है, सद्गुरु कबीर साहब देव वेदांग विद्यालय, जो कि कुर्सी रोड पर है, वहाँ के लिए यहाँ छात्र उपस्थित हैं और उनसे अनुरोध है कि कृपया मंच पर आएँ और अपना श्लोक गायन प्रस्तुत करें। सद्गुरु कबीर साहब देव वेदांग विद्यालय के छात्र। मुदाकराकमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरञ्जकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नताशुभासुनाशकं नमामि तं विनायकं न ते करातिभिकरं नवोदिताग्रभास्वरं नमत्सुरारिनिर्जलं नतादिकापदोद्वरं सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरं समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यपुञ्जरं गरेतरोदरं वरं वरे भवक्रमाक्षरं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं नमस्करं नमस्कृतं नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनातिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुराणे पूर्वनन्दनं सुरारिगर्भचर्वणं प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणं नितान्तकान्तगन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजं वचिन्तरूपमन्तहीनमन्तराय ग्रन्थनं रदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततं महाकलेश पञ्चरत्नमागरेण योन्वहं प्रगायते प्रभातके हृदयस्मरं गणेश्वरम् अरोगतामदोषतां सुसाहितिं सुपुत्रतां समाहितायुरष्टभूतिमभ्युपैते सोचिरात्। देवस्तुति कार्यक्रमस्यादौ विघ्नविनाशाय देवस्तुतिः क्रियते। तत्र वैदिकं मङ्गलाचरणं, लौकिकं मङ्गलाचरणं, देवस्तुतिश्च जातम्। एतदनन्तरम् अत्र ये अतिथयः सन्ति तेपि देवस्वरूपः। तेषाम् अर्चनाय अहम् उत्तरप्रदेश संस्कृतसंस्थानस्य वरिष्ठप्रशासनिकाधिकारिणं प्रार्थये यत् आगत्य अतिथिदेवो भव। एते अतिथयः अत्र समागतवन्तः, तेषां माल्यार्पणेन स्वागतं कर्तुम्। यह सामने देखिएगा, यह सामने देखिएगा,
प्रद्युम्न मिश्रा जी से भी अनुरोध है कि कृपया मंच पर सामने देखिएगा प्रेरिका अग्रवाल जी हैं, फिलॉसफी से आपने PhD। मैम सामने देखिएगा, यस सामने देखिएगा, यस यस सामने और देखिएगा, इसका एक ज्वलंत उदाहरण मंच पर भी अपना योगदान दे रही हैं। यस सामने देखिएगा। इसी क्रम में आपको यह गोष्ठी का, चूँकि आज संस्कृत सप्ताह है, बच्चे भी हमारे बीच में हैं और ये संस्कृत के भविष्य हैं। हमारे बीच में अभिभावक लोग भी हैं, अध्यापक भी, और कुछ संस्कृत की थोड़ी सी चर्चा 10 मिनट कर ली जाए और इसके बाद प्रतियोगिता आरंभ करेंगे। मैं साग्रह अनुरोध करूँगा प्रोफेसर धनीन्द्र झा जी से कि आज का जो विषय है उस विषय पर अपना आशीर्वचन हम लोगों को देने का कष्ट करें, हम लोगों का मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। प्रोफेसर धनीन्द्र झा जी। आचारकूत वपुषस्तपसो निधानम पारंगता नखिल पाणिनि शास्त्र सिंधु विद्वद्विभूषणमणिं शिरसा नमामि श्रीराम प्रसाद गुरुमूर्तिनहं सुभृत्या। अयि मान्याः सभायाम् उपस्थिताः अतिथयः एवञ्च अस्य उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानस्य अधिकारिणः, आदरणीयाः डॉक्टर जगदानंद झा महोदयाः, डॉक्टर पाठक महोदयाः, श्री दिनेश कुमार मिश्र महोदयाः एवञ्च लखनऊ जनपदस्य प्रतिकोणेभ्यः समागताः अत्र छात्रैः सह समागताः अध्यापकाः, प्रेयांसः छात्राः छात्रयश्च। अद्य उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानेन अयं यः कार्यक्रमः आयोजितः, मुख्यरूपेण अस्मिन् कार्यक्रमे छात्राणां प्रतियोगिताः भविष्यन्ति, अचिरादेव भविष्यन्ति। अत्र भवन्तः सर्वे छात्राः उपविष्टाः सन्ति। ततः पूर्वं काचिद् व्याख्यानसङ्गोष्ठी प्रकल्पिता अस्ति। व्याख्यानस्य अद्यतनीयव्याख्यानस्य विषयो वर्तते वर्तमानसन्दर्भे मानवजीवने संस्कृतस्य आवश्यकता। मित्राणि, एवं भवन्ति। समझ में आ रही बात? बिल्कुल आ रही है। संस्कृत बोलते रहे बच्चे भी हाथ उठा दे। कितने लोग संस्कृत समझ हिंदी पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? चलिए तब वो संस्कृत में बोल रहे हैं। कम से कम ये पता तो चला संस्कृत बोली भी जा सकती है, बोली जा सकती है। जी, एवम् अस्ति। अस्माकं जीवने मानवजीवने संस्कृतस्य आवश्यकता। अयं यः प्रश्नः अस्माकं पुरस्ताद् आगच्छति, तर्हि मानवजीवने बहु आवश्यकताः भवन्ति। भाषायाः आवश्यकता प्रथमा वर्तते, यतोहि भाषया एव, भाषाद्वारैव अस्माकं संवादः येन केनापि भवितुम् अर्हति। अस्माकं मनसि किं वर्तते तस्य प्रकाशनं यदि कर्तुम् इच्छामि तर्हि कस्याश्चित् भाषायाः आवश्यकता भवति। तर्हि संस्कृतभाषायाः महत्त्वविषये सर्वे जानन्ति। सर्वत्र लिखितं भवति संस्कृतं सर्वासु भाषासु उत्तमा भाषा वर्तते। इदं संस्कृतं देवभाषा वर्तते। संस्कृतं हि नाम दैवीवाद अन्वाख्याता महर्षिभिः। सर्वासां भाषाणां जननी
संस्कृत भाषा वर्तते। यतोहि सर्वाः भाषाः इत एव संस्कृततः एव उत्पन्नाः सन्ति। किञ्चित् इदं यत् क्षेत्रम् अस्ति न, अवध क्षेत्रम्, अत्र सामान्य संभाषणस्य या बोली अथवा या भाषा अस्ति सा भाषा भवति अवधी भाषा इति। तर्हि अवधी भाषायाः एकं वाक्यम् अत्र अहम् उपस्थापयामि। झा महोदयाः जानन्ति, काश्याम् अस्माकं गुरुवः आसन् आचार्याः रामप्रसाद त्रिपाठी महोदयाः। तेषां विषये सर्वे अभिनव पाणिनिकल्प इति कथयन्ति स्म। तर्हि तेषां यादृशी प्रतिभा आसीत्, समग्रस्यापि व्याकरणशास्त्रस्य समग्रमपि व्याकरणशास्त्रं हस्तामलकवत् आसीत् तेषां पुरतः। तर्हि यावन्तोऽपि शब्दाः प्रायेण अस्माकं भारतीयभाषायां सन्ति, सर्वेषां शब्दानां सिद्धिः संस्कृतव्याकरणेन कर्तुं वयं शक्नुमः। तस्यैव एकम् उदाहरणम् एकदा अस्माकं गुरुचरणैः उक्तं यत् अस्माकं गुरूणां जन्मस्थानं जौनपुर मण्डलं यदासीत्, जौनपुरे आसीत्, तत्रापि अवधी अस्ति, अवधी भोजपुरी किंचित मिक्स अस्ति। तत्र केनापि उक्तं यत् आपके कई बेटवे हैं, आपके कई बेटवे हैं, आपके कितने पुत्र हैं। सपद्येव गुरुचरणैः आपतकः कति बटवः सन्ति संस्कृते। तर्हि एवं भवति, अस्माकं संस्कृतव्याकरणे यादृशी क्षमता अस्ति, यादृशं साधनं वर्तते, तेन साधनेन सर्वेषां शब्दानां विवरणं कर्तुं वयं प्रभवामः। एवं कथं भवति, किञ्चित् हिंदी भाषायाम् अहं कथयामि। बालाः सन्ति यत्र अवगमने किञ्चित् सारल्यं स्यात्, एतदर्थं किञ्चित् हिंदी भाषायां कथयामि। हमारी जो ये बोलचाल की भाषा, हम हिंदी बोल रहे हैं अभी, हिंदी बेल्ट में भी जहाँ से इधर कश्मीर के जम्मू से लेकर के और पूरब में जहाँ तक बिहार के अंतिम छोर तक जहाँ तक हिंदी बोली जाती है, इस हिंदी में भी बहुत सारी और बोली, बहुत भाषा, अब ब्रजभाषा है, जिसे हमारी मातृभाषा मैथिली है, भोजपुरी है, अवधी है, अंग बंग कलिंग, हर जगह हर दो कोश में जो है वो बोली बदल जाती है, कुछ कुछ बोली में अंतर आ जाती है। तो हमारे कहने का आशय है कि हमारे संस्कृत व्याकरण में वो क्षमता है, वो संसाधन यहाँ उपलब्ध है कि हम किसी भी शब्द को हम अपनी बोली और भाषा, जो हमारी ये इंडो आर्यन, हम जब भाषा वैज्ञानिक रूप से हम जब विभाजन करते हैं तो भारत में दो तरह की, एक इंडो आर्यन जो उधर कश्मीर से लेकर के और कटक तक, उड़ीसा तक, और इधर एक द्रविडियन जो दक्षिण की तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये भाषा, दो भाषा का दो वर्गीकरण भाषा वैज्ञानिकों ने किया है, एक इंडो आर्यन और एक द्रविडियन। तो इंडो आर्यन जो हमारे हिंदी बेल्ट की जितनी भी बोली और जितनी भी भाषा है, हमारी जो संस्कृत की, हमारा जो संस्कृत का व्याकरण है, उस व्याकरण से हम सभी शब्दों की सिद्धि कर सकते हैं। जैसे हमने आपको एक उदाहरण के लिए बताया, आपतकः कति बटवः सन्ति। तो अब ये देखिए कैसे ये क्रमशः, जैसे आप संस्कृत में शब्द है आपतकः, माने आपका, अब वो कालक्रम से आपतकः का वो शब्द उसमें व्यत्यास, वर्ण व्यत्यास होते होते
आपका रह गया, आपतः का आपका। और कितने, कति बटवः सन्ति, तो कितने का कति हम यहाँ संस्कृत में प्रयोग करते हैं, कति छात्राः सन्ति, कति माने कितने, तो वहाँ आपतः कति बटवः, आपके कई बेटवे हैं। अब वहाँ कति है, कति शब्द है संस्कृत में, कति शब्दों नित्यम बहुवचनान्तः, तो कति शब्द माने होता है कितने। अब कति में तकार का लोप कर दीजिए, तो कति में जब तकार का लोप करेंगे तो कई बचेगा, आपके कई। और हमारे यहाँ बटु, बालक के लिए बटवह, बटु शब्द के बहुवचन में बनता है बटवह। अब उसी बटवह का अब वहाँ अवधि में बेटवे हो गया। अब बटवह का अब वहाँ अवधि में बेटवे हो गया, तो आपके आपतः कति बटवः सन्ति, आपके कई बेटवे हैं। माने इस तरह हमारे कहने का मतलब है कि हम अपने हिंदी बेल्ट की जितनी भी बोली, जितनी भी भाषा है, उसको हम संस्कृत से उसकी व्याख्यान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक हमारे वरिष्ठ मित्र हैं, आप सब लोग संस्कृत हमसे एक क्लास सीनियर थे, संपूर्णानंद में पढ़ते थे। वो इस समय वृंदावन में एक संस्कृत महाविद्यालय में प्राचार्य हैं, नाम है डॉक्टर रिक्सूदन मिश्र। रिक्सूदन मिश्र ने हमारे गुरुजी के अंडर में पीएचडी किया था। पीएचडी का उनका विषय था देवरिया जनपदस्थ प्रचलित क्रियापदानाम धातु मूलकत्व विचार। देवरिया भोजपुरी का एक केंद्र स्थान है देवरिया जनपद, और देवरिया जनपद में जो भोजपुरी बोली जाती है और सामान्य रूप से जो वहाँ की क्रियाएं, भोजपुरी में जो क्रियाएं हैं, क्रिया जैसे आवतानी, जातानी, खातानी और छावतानी। अब जैसे भोजपुरी में हमारे यहाँ खाद धातु लोट लकार मध्यम वो उत्तम पुरुष एक वचन में खादानी रूप बनता है। एक वचन में खाद धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन खादान, और वहाँ खातान। तो थोड़ा सा वर्ण का व्यत्यास हो गया, कालक्रम से सबको वर्ण का व्यत्यास होता रहता है। जैसे सिंहो वर्ण विपर्यया, हिंस से सिंह बन जाता है। तो हमारे कहने का आशय है कि ये जो हमारे जो संस्कृत व्याकरण है, हम व्याकरण के ही अध्यापक, व्याकरण के छात्र और व्याकरण के अध्यापक, तो हम व्याकरण की महत्ता को हमने थोड़ा प्रदर्शित किया। छात्रों के लिए कह रहे हैं कि जैसे संस्कृत हमारे जीवन में, मानव जीवन में संस्कृत की आवश्यकता, तो मानव जीवन में अगर भाषा की आवश्यकता है, परस्पर संवाद के लिए खग जाने खग ही की भाषा, हम अपनी बात किसी को कहना है तो हमको किसी भाषा का आश्रय करना पड़ता है। पशु पक्षी भी अपनी बात दूसरों के सामने रखने के लिए किसी भाषा का, वो अस्फुट भाषा, अस्फुट भाषा, वो सब भाषा विज्ञान में बहुत सारे विश्लेषण हैं। तो सब लोग अपनी बात किसी और के समक्ष रखने के लिए, अपने भाव को प्रकाशित करने के लिए भाषा का आश्रय करते हैं। उन सभी भाषाओं में जो सर्वश्रेष्ठ भाषा है, सभी भाषाओं की जननी, जहाँ से सभी भाषा उत्पन्न हुई है, वो भाषा है संस्कृत। और संस्कृत मानव जीवन में संस्कृत क्यों सबसे, माने ये तो जन्म से लेकर के और मरण तक जितने हमारे यहाँ संस्कार, 16 संस्कार और जितने संस्कार होते हैं, सारे संस्कार जो है इसी भाषा के माध्यम से संपन्न किए जाते हैं। आज भी चाहे वो संस्कृत को मानने वाला हो या संस्कृत को नहीं मानने वाला हो, फिर भी कुछ भी कर्म अगर होता है, वहाँ कोई भी शुभ कर्म होता है, तो वो माध्यम संस्कृत भाषा ही बनती है। और आपकी थोड़ी जानकारी के लिए कि आज के युग में संस्कृत भाषा जो है, वो संस्कृत भाषा कोई, जैसे लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये डेड लैंग्वेज हो गई, जो संस्कृत के विषय में कुछ जानते ही नहीं। आज न केवल अपने देश, अपने जनपद में, प्रदेश में, देश में, विदेश में, आज पूरे विश्व में
जो भी जहाँ भी जो पढ़े लिखे लोग रहते हैं, ऐसा है कि जितने भी, चाहे वो जैसे झा जी ने कहा कि चाहे वो मैनेजमेंट के हों, चाहे वो इंजीनियरिंग के हों, चाहे मेडिकल के हों, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हों, कंप्यूटर साइंस के हों, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र के कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो उसको, उसके मन में ये जिज्ञासा होती है कि इसके बाद और क्या है। तो इसके बाद और क्या है, जहाँ से लौकिक जो समग्र ज्ञान है, लौकिक समग्र ज्ञान की सीमा जहाँ समाप्त हो जाती है, वहीं से हमारी संस्कृत की सीमा प्रारंभ होती है। तो जितने भी ज्ञानी, ज्ञान तो जरूरी है, जीवन में बिना ज्ञान का कुछ नहीं हो सकता है। तो हमारे संस्कृत में निहित जो ज्ञान है, इस ज्ञान को अन्य जो दूसरे लोग हैं, वो दूसरे लोग भी जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। झा जी को पूछिए, आज इंटरनेट के माध्यम से इन्होंने तो कितने ब्लॉग और कितना जो है वेबसाइट और कितना वो डेवलप किया है, और उसमें संस्कृत के बारे में जिज्ञासा करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। आज आप देखिए कि आज प्रायः सभी इंजीनियरिंग कॉलेज में कुछ न कुछ उनकी वो इंजीनियर संस्कृत की पढ़ाई की जाती है। IIT में जहाँ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की पढ़ाई होती है, उसका बेस पाणिनीय व्याकरण, उसका बेस गौतम का न्याय शास्त्र, जैमिनी का मीमांसा शास्त्र है। IIT में भी संस्कृत पढ़ाई जाती है। IIM में मैनेजमेंट में, वहाँ गीता में मैनेजमेंट, यहाँ IIM लखनऊ ही देख लीजिए, वहाँ भी संस्कृत के बहुत सारे कोर्स होते हैं। तो मेडिकल में आयुर्वेद तो पूर्ण रूप से, आयुर्वेद पूर्ण रूप से संस्कृत के ऊपर आधारित शास्त्र है, आयुर्वेद शास्त्र। अब जो एलोपैथ वाले जो डॉक्टर हैं, वो भी अपनी जो डायग्नोसिस करने के बाद बहुत सारे ऐसे जो रोग होते हैं जिनका निदान मिलता नहीं है, उनको एलोपैथ में, तो वो आयुर्वेद की तरफ, वो संस्कृत की तरफ आते हैं। आज बाबा रामदेव को देखिए, बहुत सारे वो जो संस्कृत का, वो जो योग का, वो संस्कृत का, आयुर्वेद का जो प्रचार कर रहे हैं, उसके द्वारा आज संस्कृत का भी बहुत प्रचार प्रसार हो रहा है। हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण भाषा है, लेकिन तो हम संस्कृत का विकास कैसे करेंगे? संस्कृत के लिए नहीं करेंगे। संस्कृत भाषा और संस्कृत में निहित जो शास्त्र हैं, वो अनादिकाल से विकसित है। संस्कृत का विकास जब हम कहते हैं तो उसका आशय होना है हम अपना विकास। हमको पठनेन पाठनेन च प्रचारेण प्रसारेण च, तो पढ़ना, उसमें सबसे जो पहला हेतु है वो हम संस्कृत में निहित जो हमारा पाठ्यक्रम है, हम जिस लेवल का जो विद्यार्थी है, तो वो हमारे कोर्स में, हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ का हम ठीक से अध्ययन करें और पढ़ना और प्रसार करना। विकास, संस्कृत के विकास का सबसे, ये सारा इतना जो उपक्रम हो रहा है, झा जी इतना सारा उपक्रम कर रहे हैं, इस उपक्रम का उद्देश्य क्या है? जबकि संस्कृत साहित्य में कहा गया है कि प्रयोजनम अनुदिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। हम कोई भी कार्य करते हैं, छोटा कार्य, बड़ा कार्य, उसमें कोई ना कोई प्रयोजन छिपा रहता है। तो आज इस तरह का समवाय, इतने छात्रों को, अध्यापकों को यहाँ बुला करके संस्कृत के विषय में प्रतियोगिता कराना और इस तरह से छात्रों को प्रोत्साहित करना, तो इसका उद्देश्य ये है कि इससे जुड़े नहीं हैं वो भी हमसे जुड़ें और इससे एक सभ्य और सुसंस्कृत समाज बने, और जिसमें सारे लोग जो एक राम राज्य की कल्पना है, उस तरह से समाज में सब लोग मिलजुल करते रहें। तो देखिए, विद्या आपको मूल जो ये विकास का, अथवा विद्या विद्या चतुर्थी यही न दृश्यते। आपको विद्या अर्जन करना है तो गुरु शुश्रूषया विद्या, माने गुरु की आज्ञा का पालन करें, गुरु का जो निर्देश है तदनुसार, गुरु के अनुशासन के अनुसार गुरु की सेवा करें, फिर विद्या। और एक पुष्कले न, पुराने जमाने में था कि राजकुल के राजकुमार इत्यादि होते थे, तो वहाँ गुरुकुल में जाकर के पर्याप्त धन समर्पित करके और वहाँ विद्या अर्जन करते थे। एक जो तीसरा मार्ग है, अथवा विद्या विद्या, अथवा विद्या विद्या का तात्पर्य ये है
कि आप जो पढ़ते हैं वो अपने सहपाठी को, अपने जो आपसे कनिष्ठ जो जूनियर है उसको पढ़ाइए। तो जो पढ़ते हैं उसको पढ़ाइए। अथवा विद्या विद्या चतुर्थी विहीन दृश्यते, और चौथा मार्ग विद्या प्राप्ति का कोई नहीं है। तो आप सभी छात्र हैं और इसमें अध्यापक भी हैं, छात्र भी हैं। तो मेरा यही कहना है कि ये सभी कार्यक्रम अपने आप में तभी सफल होगा जब हम पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, इसका प्रचार करेंगे, इसका प्रसार करेंगे, तो हमारा ये कार्यक्रम सफल होगा। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। नमस्काराः सर्वेभ्यः। एक बार जोर से आप लोग फिर से ताली बजा दीजिए। संस्कृत सप्ताह है और महोत्सव भी है उसके साथ जुड़ा हुआ। तो महोत्सव कैसा, जिसमें आनंद ही ना हो। नींद आ रही हो तो चाय बिस्किट की व्यवस्था है और भोजन की भी व्यवस्था है 12:30 बजे से, तब तो और तगड़ा नींद। ठीक, भोजन के बाद। चलिए, अभी हमारे बीच में प्रोफेसर धनीन्द्र झा जी बहुत ही सारे गर्भित बात कह गए। उन्होंने कहा कि जो ये लौकिक विद्याएं हैं, लौकिक विद्या का अर्थ ये होता है जिससे हम जीवन व्यवहार चलाते हैं। चिकित्सा है, शरीर है तो औषधि चाहिए, उपचार चाहिए। वाहन उद्योग है, गाड़ी घोड़ा चाहिए जाने आने के लिए, यातायात के लिए। कृषि है, मानव जीवन के लिए जो जो जरूरी है वो सब चीज़ के लिए क्या है, ये लौकिक विद्याएं पेट भरने का उपाय है। जिंदा रहना है तो ये सब सामान, ये सारी वस्तुएं चाहिए, चाहे वो फैक्ट्री में बनती हो, चाहे जैसे जो व्यवस्था। इसके लिए पढ़ाई होती है, लेकिन उसके अतिरिक्त भी है। तो संस्कृत एक ऐसी विद्या है जिसमें परा और अपरा ये दोनों विद्या है। और कहीं पर परा तो है, अपरा है, तो परा नहीं है, परा है, अपरा नहीं। अधूरा नॉलेज। और आप लोग जानते हैं संस्कृत को धर्म की दृष्टि से देखा जाता है। देखा जाता है ना, संस्कृत माने धर्म, यही मानते हैं ना। कोई ऐसी पुस्तक संस्कृत की जो धर्म की हो, नाम बता दीजिए। कोई बता देंगे? संस्कृत में लिखी हुई कोई एक ऐसी पुस्तक हो जो धार्मिक हो, वो धर्म ग्रंथ हो, कोई नाम बताइए। वो तो फिलॉसफी है, दर्शन शास्त्र है, वो धर्म नहीं है। तर्क शास्त्र है, दर्शन शास्त्र है। गलत उत्तर है। कोई धर्म ग्रंथ का नाम बताइए जी। वो फिलॉसफी है, काव्य है, मनुस्मृति आचार शास्त्र है, मानव जीवन दर्शन है, वह आचार शास्त्र है जी। वहाँ नीति है, वहाँ तो कई चीजें, सभी चीज है वहाँ। राजनीति है ना, वहाँ राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं ना, तो वो भी वहाँ पर है। राजा के लिए बहुत सारी चीजें हैं वहाँ पर। वहाँ युद्ध कैसे लड़ा जाए वो भी है, शस्त्रास्त्र विद्या का वर्णन है। कोई ऐसी किताब बताइए जो धार्मिक हो, जहाँ धर्म की बात लिखी हो। हाँ, वेद में तो गणित है, शुल्ल सूत्र कहाँ से आया? वेद माने ज्ञान, और उसमें तो गणित है, सब कुछ है, सारे विषय वहाँ हैं। वहाँ पर भाषा विज्ञान है। बताइए, वहाँ संख्या का ज्ञान होता है। एकच द्वे, एकच में, द्वौच में, त्रयश्च में, चतुश्च में, पंचच में, है ना। तो अंक गणित है ना, वो तो संख्या बोध कराता है। वो पहले कह दिया फिलॉसफी का किताब है, दर्शन शास्त्र। कोई किताब बताइए जो धर्म से रिलेटेड हो। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ धर्म और व्यवहार दोनों इतना मिला हुआ है
धर्म ही व्यवहार है और व्यवहार ही धर्म है। हिंदू धर्म कोई रूढ़िवादी परंपरा नहीं, कहीं फंसा अटका हुआ नहीं है, चिंतनशील है, हमेशा चिंतन होते रहा। वेदों में जो चिंतन है उसका उत्स गीता तक चला आया और वही तुलसीदास भी लिख रहा है। तो कहीं ठहराव नहीं है। और हमारे जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं, जिसको आप वेद कहते हैं, वनस्पति विज्ञान है। कहीं गणित आपको दिखेगा वहाँ, कहीं पर चिकित्सा शास्त्र है वहाँ। तो ये सारी चीजें विद्याएं भरी पड़ी है उसमें। तो जो विद्या हमारे जीवन के लिए उपयोगी है वही धर्म है। धारयते इति धर्म, जिसको हम धारण करते हैं वही। धारण क्या करते हैं? हमको संख्या ज्ञान चाहिए, माप तौल चाहिए, लंबाई हमको नापने के लिए चाहिए। जीवन में ये सभी चीज चाहिए। और रथकारों का वर्णन यदि कहीं मिल रहा है तो वाहन के लिए चाहिए हमें। तो ये सारी चीजें हैं। संस्कृत को बहुत करीब से पढ़ने की जरूरत है और यही सारे चीज हमारे मुख्य अतिथि महोदय पढ़ा रहे। इसके अतिरिक्त भी है जिस ओर आपका ध्यान शायद नहीं गया हो। आगम और निगम दो चीज कहा गया। वैदिक परंपरा और तंत्र की परंपरा दो बहुत प्राचीन परंपरा है और दोनों में ये कहा जाता है कि हम सबसे पुराने हैं तो हमारी परंपरा पुरानी है। तो यहाँ तांत्रिक परंपरा भी है और कोई ऐसी विद्या नहीं है जो संस्कृत में नहीं। तो तंत्र शास्त्र भी है, उपासना की एक पद्धति और उसका फिलॉसफी। आपका कश्मीर जो उत्पत्ति स्थल रहा है प्रतिविद्या दर्शन का, आत्मावलोकन के लिए, आत्मा को जानने का, जहाँ पर पुनर्जन्म की बात हो। गीता में पुनर्जन्म की बात कही गई, कर्मफल सिद्धांत की बात कही गई है। तो वो सब एक दर्शन है और वही दर्शन जो है हिंदुत्व है। तो चलें, संस्कृत को और समझने की ज़रूरत है। कुछ दिनों के बाद हम लोग यहाँ वैदिक कक्षा चलाने को सोच रहे हैं। वैदिक गणित के ऊपर में एक कार्यशाला करेंगे। उस समय भी बच्चों को बुलाएंगे और टिकी मैथ कैसे अप्लाई किया जाए उसके बारे में भी जानकारी देंगे और वह भी संस्कृत में। इसके बाद थोड़ा सा 1 और 5 मिनट का आपको एक और हमारे बीच में बैठे हुए वरिष्ठ विद्वान हमारे व्याख्यान दे चुके हैं, शिवानंद मिश्र जी, आपसे भी अनुरोध है कि 2 शब्द के द्वारा अपना आशीर्वचन दे दें और आपका ध्यान से स्वागत करें। इसके बाद प्रतियोगिता आरंभ करें। सर्वत्र वो रक्षतु विश्वमूर्तिः ज्योतिर्मयानन्दघनश्चिदात्मा अणोरणीयानुरशक्तिरेकः स ईश्वरः पातु भयादशेषा निषिद्धैराप्येभिर्लोलितमकरन्दो मधुकरैः करैरिन्दोरन्तास् छुरित इव संभिन्नमुकुला विधातां सिद्धिं नो नयन सुभगामस्य सदसा प्रकीर्णः पुष्पाणां हरिचरणयोरञ्जलिरयम्। सर्वेभ्यः नमस्कारः। अत्र वयम् उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा समायोजिते संस्कृत महापर्वे समुपस्थितः। तत्र सभाध्यक्षेण अधिमञ्चं विराजमानाः सन्ति अस्माकं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य लखनऊ परिसरस्य व्याकरण विभागस्य आचार्यः गुरुचरणाः प्रोफेसर धनीन्द्र गुरुचरण तथा च अन्ये विद्वांसः सभायां राराजमानाः। तथा च कार्यक्रमस्यास्य अत्र संस्थानस्य तत्र
कार्यप्रमुखः समादरणीयः डॉक्टर जगदानंद झा महोदय तथा च भवन्तः सर्वे। संस्कृतं किमिति जिज्ञासायां विचारयामश्चेत् एकं श्लोकं पश्यन्तु। कोऽहं तथा का मम जन्मभूमिः का संस्कृतिः किंच मदीय कार्यं किं मे महल्लक्ष्यमिति प्रबोद्धुं तत्संस्कृतं नित्यमधिस्रवन्तु। हम संस्कृत को क्यों पढ़ें, संस्कृत को क्यों जानें, संस्कृत क्यों आवश्यक है, इन कुछ बिंदुओं पे हम चर्चा करें। अहम कह, मैं कौन हूं, ये जानने के लिए हमको संस्कृत पढ़ना चाहिए। ये मैं कौन हूं, इसका उत्तर एकमात्र अगर कोई दे सकता है तो वो संस्कृत के द्वारा प्राप्त हो सकता है कि मैं कौन हूं। मम का जन्मभूमि मदीया जन्मभूमि का इति जिज्ञासायां संस्कृत एवं तत्र उत्तर प्राप्त भवति। मैं कहां से आया हूं, मेरी जन्मभूमि क्या है, इसको जानने के लिए हमको संस्कृत पढ़ना चाहिए। कोई व्यक्ति भारत का है, जाकर के अमेरिका में बस गया है, कई पीढ़ी बीत गई, उसको ये जानने की इच्छा हुई मैं हूं कौन, कहां से आया, उसको भी जानने के लिए संस्कृत ही पढ़नी पड़ेगी। और लोग पढ़ रहे हैं। हमारे भारत की अपेक्षा अन्य देशों में लोग खूब प्रेम से पढ़ रहे हैं। तो का संस्कृति ही किंच मदीय कार्यम, मेरा संस्कार क्या है, मुझे करना क्या चाहिए, हमारी उत्पत्ति किस लिए हुई है, इसको भी जानने के लिए हमको संस्कृत ही पढ़ना चाहिए। अब इसके लिए अगर आप पूछें कि हम क्या पढ़ें, तो ये कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि आप आसानी से जानते हैं गीता, वेद, भागवत, पुराण, इस सब में ये सब बातें स्पष्ट रूप से बताई जा सकती। मम कार्यम किम इत्यपि जिज्ञासायां संस्कृतमेव अध्ययनम्। मेरा कार्य क्या है, इसको भी जानने के लिए हमको संस्कृत ही पढ़ना चाहिए। हम समाज को जानें, इसके लिए हमको आंग्ल, हिंदी आदि भाषाओं को अवश्य जानना चाहिए। परंतु हमको अपने को जानने के लिए, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, इसको जानने के लिए निश्चित रूप से आपको संस्कृत पढ़ना ही पड़ेगा। ये कहीं भी नहीं लिखा गया है कि आप कौन हैं, कहाँ से आए, किसी भी भाषा में आपको प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक है, एक छोटी सी मैं कथा बताना चाहता हूँ। आप सभी ने सुना होगा एक महाकालिदास, कालिदास जी ने एक नाटक लिखा है जिसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। उसमें भरत की एक छोटी सी कथा आती है। एक दासी हैं, वो बोलती हैं कि भरतः शकुंत लावण्यम पश्य। शकुंत माने होता है पक्षी, लावण्य माने सौंदर्य। ये पक्षी का सौंदर्य देखो। तुरंत भरत कहते हैं शकुंतला मम माता पुत्र। ये जो बातें हैं उस एक ही वाक्य से हम उस पक्षी का भी ज्ञान कर ले रहे हैं, माता का भी ज्ञान कर ले रहे हैं। ये अन्य किसी भी भाषा में आपको नहीं प्राप्त हो सकता। केवल अगर प्राप्त होगा तो मात्र संस्कृत में प्राप्त। ठीक है, और हम ये सोच सकते हैं कि इसके पहले संस्कृत की क्या स्थिति थी, अभी ऐसी क्यों है, तो इसके बारे में भी हम बताएं। जो इतनी आधुनिकता आ गई, इस आधुनिकता के वजह से आंग्ल आदि का प्रभाव, अन्य क्षेत्रों का प्रभाव हो जाने के कारण हमारे संस्कृत का ह्रास हो। पहले क्या होता था कि एक छोटी सी लघु कथा है जिसमें एक राजा होते हैं, वो कहीं जा रहे होते हैं, 4 भारवाहक होते हैं जो उनको डोली में लेके जा रहे हैं।
वो बोलते हैं कि आई भारह बाधती, हे आप लोगों को क्या ये भार कष्ट दे रहा है? तब तक उत्तर आता है उस भृत्य का, उस सेवक का, कि न तथा बाधते राजन यथा बाधति बाधते। मतलब ये जो बाध धातु है इसका रूप चलता है बाधते बाधेते बाधन्ते। राजा ने गलत प्रयोग कर दिया, बाधति प्रयोग कर दिया। जो धातु रूप होता है उसके दो पद हैं, परस्मयी पद और आत्मनेय पद। उनको प्रयोग करना था परस्मयी पद, बाधते प्रयोग करना था, उन्होंने आत्मनेय पद प्रयोग करना था, उन्होंने परस्मयी पद प्रयोग कर दिया। तो वो भृत्य बोल रहा है न तथा बाधते राजन, वो भार मुझे उतना कष्ट नहीं दे रहा है, यथा बाधति बाधते, ये जो आपका बाधति शब्द है मुझे बहुत दुख दे रहा है। क्यों? उस समय के जो एक छोटा व्यक्ति था, जो एक सामान्य साफ सफाई करने वाला था, प्यून था, वो भी संस्कृत में बात करता था। इसलिए वो समय पुनः आने वाला है, जल्दी ही वो समय आने वाला है, इसलिए हम सभी को संस्कृत के प्रति जागरूक होना है। इसमें विशेष रूप से जो अभिभावक हैं, जो माता पिता हैं, उनको विशेष रूप से इस संस्कृत के प्रति आगे बढ़ना होगा, अपने धर्म को जानना होगा, तभी सही माने में संस्कृत सप्ताह हम मना पाएंगे। अस्तु, धन्यवाद। सभी धन्यवाद। मिलेगा उस समय भी हम लोग चर्चा करेंगे। यह तो एक औपचारिक मिलन है जहां हम संस्कृत सप्ताह पर मिले हैं, और इतने कम समय में बहुत सारी बातें नहीं कही जा सकती। जो हम लोग जानते हैं उसी को एक समारोह के रूप में मनाने के लिए उपस्थित हो गए। संस्कृत की आवश्यकता क्या है, क्यों है, कैसे है, इसकी चर्चा विद्यालयों में भी, घरों में भी, सभी जगह होती है और हर लोग अनुभव करते हैं और अपनाने की कोशिश करते हैं। रोजगार जिससे चल जाए, पेट जिससे भर जाए, जीना है तो कुछ न कुछ पढ़ना है और कुछ न कुछ कमाना है। तो ठीक है, कोई इंजीनियर बन गए, कोई डॉक्टर बन गए, कोई कुछ बन गए, कोई LIC एजेंट बन जाए, चाहे जो काम है। लेकिन जीवन का जो दूसरा एक पक्ष है जिसको हम संस्कार कहते हैं, आचरण कहते हैं, जैसे कि अभी एक भगनी हमारी बोली थी, मनुस्मृति या केवल स्मृति, जहाँ दाय भाग का वर्णन है, जहाँ संस्कारों की बातें आती हैं, बहुत सारी चीज़। तो वो बोध कहाँ से हो? वो बोध कराने के लिए संस्कृत है। संस्कृत वो भाषा है जिसमें वो सारी बातें लिखी। आपके किसी भी पाठ्य पुस्तक में नहीं लिखा होता है कि भाई बहन के बीच कैसा संबंध होना चाहिए। वो भी एक लड़की है, हम एक लड़का है, हम शादी नहीं करते अपने बहनों से, एक अलग रिश्ता है भाई बहन का। ये किताब में नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन संस्कृत की किताब में है कि रिश्तेदार जो होते हैं, वहाँ जो बहन होती है, वहाँ जो बड़ी है, चाची है, ताऊ है, नानी है, वो संबंध का महत्व क्या है, कितना वजनी होता है, कैसा होता है, वो भावनात्मक रिश्ते क्या है, ये संस्कृत के पुस्तकों और किसके साथ कैसा आचरण करना चाहिए, ये संस्कृत के उन स्मृति ग्रंथों में लिखा है। किसको रास्ता देना चाहिए, मनुस्मृति में विधान है। एक रास्ते से राजा भी जा रहा है, एक गर्भवती स्त्री जा रही है और एक स्नातक जा रहा है, पढ़ने वाला स्टूडेंट, और पतला रास्ता है, किसी न किसी को रास्ते से उतर के दूसरे को मेन रास्ते से गुजरने के लिए रास्ता दे। वहाँ विधान मिलता है कि प्राथमिकता इसको दो, जो गर्भवती स्त्री है उसको जाने की अनुमति सबसे पहले दी जाए। तो आचार शास्त्र है, आचारहीनम पुनन्ति वेदा, जिसके पास आचार नहीं हो उसको वेद अर्थात ज्ञान भी पवित्र नहीं करता है। जिसके पास आचरण नहीं हो, पवित्र आचरण न हो, उसको वेद मने आचारहीनम न पुनन्ति वेदा, वेद मने ज्ञान, ज्ञान भी पवित्र नहीं करता है। बहुत पढ़ लिए, अच्छे इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, घूसखोर हो गए, ज्ञान है लेकिन समाज के लिए आप उपयोगी नहीं रहते। आप पढ़ते होंगे, स्ट्रक्चर गिर गया, बड़े बड़े पुल ढह जाते हैं, ज़बरदस्ती दवाइयाँ लिख दी गई। बहुत सारे ऐसे आपके पास है जो पैसे कमाई लालच में करते हैं,
तो उसके लिए इस प्रकार के वाक्य हैं। आचरण नहीं है तो उसको ज्ञान भी उसको पवित्र नहीं करता है। तो इसीलिए संस्कृत क्यों पढ़ने, आवश्यकता क्या है? एक संयमित आचरण, सामाजिक भलाई के लिए हमारा जीवन समर्पित हो। यदि भ्रष्टाचार देश से मिटाना है तो कुछ मत कीजिए, कोई कानून मत लाइए, संस्कृत पढ़ा दीजिए, खुद संस्कारित हो जाएगा। तो संस्कृत की आवश्यकता है। जीवन में आप कुछ पढ़िए, जो पढ़ना है, अपना अपना कैरियर बना लीजिए, लेकिन संस्कृत पढ़िए। 5000 साल तक ऋषियों ने बिना सरकारी वेतन लिए, ड्यूटी पर नहीं थे वो लोग कि कोई पैसा देगा तो हम ड्यूटी निभाएंगे। उनका स्वभाव था चिंतन करना और बैठ के एकल दिशा में एक ही विषय में सोचते रहे। पूर्व ऋषि बाद वाले ऋषि को ज्ञान दिया, वो उनको ज्ञान दिया, तो एक अनुभव चलता आया और उस अनुभव और ज्ञान का जो परिपाक है वो ग्रंथों में लिखा हुआ है। 2-4 साल का नहीं है। जो वहाँ उपदेश है वो 2 वर्षों का नहीं है, हजारों साल के अनुभव का परिणाम है। और तब एक सेंटेंस लिखा है, और वो सेंटेंस यदि आप पढ़ लेते हैं तो पूरे और उतार ले यदि, तो राष्ट्र का भी निर्माण हो। जैसे कि हमारे वक्ता कह रहे थे, भारत एक राष्ट्र है हिमालय से कन्याकुमारी तक। ये जो राष्ट्रीय चेतना है, भावना है, देश की रक्षा करना, इतने साल तक गुलाम होने के बाद भी कई देश मिट करके खत्म हो गए, उनकी सभ्यता खत्म हो गई, वो भूभाग भी उनके पास नहीं रहा, सब कुछ बदल गया, लेकिन ये जिंदा रह गया। संस्कृत भाषा और निहित ज्ञान जो संदेश ये दिया। एक अंग्रेज जब आए थे, छोटी घटना लेट हो रही बता दूं, बुलाया, कहा क्या बात है, प्रयागराज में कुंभ मेला लग रहा है, इतने, या कुरुक्षेत्र में गया था, इतने आदमी बुला, कैसे आ गए इतना आदमी? कोई न राजा की आज्ञा न कोई चीज। बताया कि एक वो ब्राह्मण बैठा है ना, इतना बड़ा पतरा लिए हुए, दरिद्र सा दिख रहा है, बिना कपड़ा पहने हुए, यही बोला था। एक पत्रा में लिख देता है ये लोग, उस दिन वहाँ सूर्यास्त होगा और उस दिन ये चीज होगा, और ये सारी जनता उसी के बात पर विश्वास करती और आ जाती यहाँ नहाने के लिए। उस अंग्रेज को जो अधिकारी था, हुआ कि इतना ताकतवर आदमी, हम राजाज्ञा निकालते हैं फिर भी इतनी पब्लिक नहीं आ सकती, हम इतने बड़े साम्राज्य के मालिक हैं, और इसके पास इतना छोटा सा एक पुस्तिका है जिसको पंचांग कहते हैं, उसमें ये लिख देता है, और सारे लोग अपने घर से खर्चा लगा करके, खाने पीने, टिकट, भाड़ा, पैदल जैसे हो, सब आके एक जगह जुट जाता है। ये तो अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, इसको नष्ट कर दो, नहीं तो ये कभी सत्ता स्थापित यहाँ नहीं होने देगा। किसी दिन कह देगा अंग्रेजों को भगा दो, इतने बड़े कागज में लिख देगा, सब पहुँच जाएंगे, लाठी लेकर के भगा देंगे। तो जो भारतीय संस्कृति है उसको मैकाले ने तोड़ना शुरू किया, और वो संस्कार, वो शिक्षा, वो सारी चीज़ें धराशायी हो गई। तब हमारे ऊपर कुछ दिनों तक शासन किया, नहीं तो कोई बताएंगे, कोई पैसा बांटता है क्या जाकर के कुंभ मेला में नहाने के लिए? सरकार पैसा देती, बांटती है? कुछ नहीं ना, सब अपने मन से जाते हैं ना। हम लोग तो कहें भैया प्रतियोगिता में और देंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तब आए, और उनको कोई कुछ नहीं देता है, सब पहुंच जाते हैं, लाखों करोड़ों लोग अपने घर से खर्चा कर। वो जो सांस्कृतिक चेतना है, राष्ट्रीय चेतना है, वो संस्कृत भाषा में है, वो सदियों से चला आया है, जन जन में वो घुसा हुआ है, और ये यदि बचा रहा तो राष्ट्र बचा रहेगा। यही संस्कृत भाषा की आवश्यकता है, उपयोगिता है। आप लोग संस्कृत पढ़िए, पुनः संस्कृत सरकार की शुभकामना। मैं आए हुए अतिथियों के प्रति इस सत्र में धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जो बच्चे संस्कृत गीत प्रतियोगिता और संस्कृत वाचन के हैं वो यहीं पर बैठे रहेंगे, यहीं प्रतियोगिता का संचालन किया जाएगा, और जो संस्कृत सामान्य ज्ञान प्रतिभागी हैं वो वही सभा कक्ष में द्वितीय तल में जाएंगे। अधिक बच्चे एक साथ लिफ्ट में न बैठ चढ़ें, लिफ्ट बीच में बंद हो सकता है अधिक भार होने से। यदि आपके पाँव हाथ सही हों और सीढ़ी से जा सकते हैं तो आगे के सीढ़ी के रास्ते जाएं, सेफ रहेंगे। यदि बीच में लिफ्ट रुक जाता है, मोबाइल ना हो, किसको फ़ोन आप करेंगे? तो अच्छा रहेगा कि लिफ्ट के बजाय
कुछ लोग सीढ़ियों से, और जो अध्यापक लोग हैं कम कम बच्चा संख्या लेकर के लिफ्ट से जा सकते हैं। तो सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के प्रतिभागी ऊपर के कक्ष में चले जाए। जिन बच्चों को अपना प्रतियोगिता चेंज कराना हो या जो समस्या हो, विनोद जी हैं वहाँ बैठे हुए हॉल में मिलेंगे, और लोग भी हैं सहयोग कर देंगे। धन्यवाद। और लोग बैठे रहें, से सभी लोग जो बाहर से आए हैं बच्चे भोजन करके तब जाएंगे। और उसके बाद एक छोटी सी यहाँ पर संस्कृत में नाटक भी है। जब तक बच्चों की प्रतियोगिता होगी और निर्णय करने में थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है, हर बच्चों को अंक जोड़ना होता है, वो जोड़ने में जो टाइम लगेगा निर्णय की घोषणा और प्रमाण पत्र वितरण में, उतने समय तक आपको नाटक दिखा दिया जाएगा। धन्यवाद।